you have a आज हम लोग बात करेंगे फिलॉसफी के टॉपिक पर। फिलॉसफी जो है वो एक बहुत ही कठिन टॉपिक के रूप में माना जाता है, लेकिन आज इस तरीके से मैं आपको वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में नेचुरलिस्टिक और आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगी कि आपको इससे आने वाले सभी क्वेश्चंस पढ़ने और समझने में बहुत ही आराम होगी। फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग होती है कि किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमें उसको कुछ पॉइंट्स पर उसको हम इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले होता है एम ऑफ एजुकेशन। ये किसी भी वेस्टर्न स्कूल है या इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो हमें क्या एम्स देता है। तो सबसे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज। एक तरफ हमारा होगा आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद और दूसरी तरफ होगा हमारा नेचुरलिज्म या फिर कहेंगे इसको हम प्रकृतिवाद। आइडियलिज्म और दूसरा होगा नेचुरलिज्म। इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे आपको दोनों ही वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या कहती है? सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मेटाफिजिक्स। आइडियलिज्म की जो मेटाफिजिक्स है, आइडियलिज्म आइडिया शब्द से लिया गया है। तो मेटाफिजिक्स में उन्होंने सिर्फ आइडिया को ही जो है वो इम्पोर्टेंट माना है। आइडियलिज्म बहुत सारे वेरिड फॉर्म से होता हुआ गुजरा है, लेकिन उन्होंने मेन और फंडामेंटल चीज यही मानी है कि जो आइडिया है या जो भाव है वही प्रमुख है, या ये डिस्टिंक्शन मानते हैं, मतलब विभेद कर सकते हैं हम दिमाग और शरीर के बीच में, माइंड और बॉडी के बीच में। इनके हिसाब से डिस्टिंक्शन है, अंतर है, और जो हमारा आदर्श है या विचार है वही इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रह जाता है। और ये ब्रह्मांड जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में एग्जिस्ट करता है। जबकि नेचुरलिज्म में क्या है, ये नेचुरलिस्ट सिर्फ सब कुछ नेचर को ही मानते हैं। नेचुरलिस्टिक के लिए कोई भी चीज, देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। नेचर के अलावा कुछ भी चीज इस दुनिया में शेष नहीं है, वो है नेचुरलिज्म। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी या फिर नॉलेज। नॉलेज भी इन्होंने कहा है जो चीज पदार्थ, आइडियलिज्म में इन्होंने कहा है जो पदार्थ हमको दिखाई देता है वही सत्य है। जबकि नेचुरलिज्म में इन्होंने इंडक्टिव मेथड को, नेचुरलिज्म में इन्होंने आइडिया, ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना है। एक्सियोलॉजी या मूल्य क्या है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के? तो मूल्य है सत्यम, शिवम और सुंदरम, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। जबकि नेचुरलिज्म में जो उनकी एक्सियोलॉजी है वो कहते हैं नेचर से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो अब सेकंड हमारा है एम ऑफ एजुकेशन। किसी भी स्कूल का एम क्या है या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद या आइडियलिज्म के प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे प्रमुख उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स स्व की अनुभूति, या मनुष्य सबसे पहले स्वयं को जान पाए। ये आदर्शवादियों ने सबसे पहले एक प्रमुख एम के रूप में प्रपाउंड किया है कि आइडिया, स्व, खुद को जानना ही आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य है। आदर्शवाद का समग्र रूप से हम समझ सकते हैं, ये व्यक्ति को तीनों स्तरों से उठाना चाहते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। यह व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी पर अधिक बल देते हैं। एक इस धरती की बात ना करके ये उस धरती के या उस विश्व, उस लोक में जाने पर यह अधिक जोर देते हैं। जबकि नेचुरलिज्म में एम्स ऑफ एजुकेशन या प्रकृतिवाद में जो है वो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य है वो एक प्रकृतिवादी मनुष्य को एक छोटा एनिमल के रूप में ट्रीट करते हैं और कहते हैं किसी भी एनिमल को हेल्दी होना चाहिए, विग्रस होना चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य की नेसेसिटीज को पूरा करती है। अब एम ऑफ एजुकेशन के बाद में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि टीचर कैसा हो।
आइडियलिज्म में टीचर के बारे में क्या क्या कहा है या शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है। शिक्षक आदर्शवाद के अकॉर्डिंग गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आदर्शवाद में शिक्षक को सबसे एक प्रमुख स्थान पर दिया गया है, बैठाया गया है। उसको सब सर्व चीजों का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जबकि प्रकृतिवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है। प्रकृतिवाद में शिक्षक को उन्होंने एक पर्दे के पीछे मतलब बिहाइंड द सीन रहना सिखाया है कि आप बच्चे को सिर्फ गाइड कर दीजिए और बच्चा अपने आप आपको करके दिखाएगा, आपको उसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग पर अगर हम जाएं कि शिक्षक किन विधियों से पढ़ाएगा, तो जो आइडियलिज्म के जो प्रमुख प्रणेता हैं वो थे सोक्रेटिस, प्लेटो, बर्कले, कांत, रैंड डेस्कार्टे। ये इन्होंने आइडियलिज्म को बढ़ावा दिया। जबकि प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? रूसो, जैन जीकस रूसो, थॉमस हॉकबस। ये जो है इन्होंने प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाया है। प्रकृतिवाद का जो उदय है वो आदर्शवाद के विरोध स्वरूप हुआ था। तो इन्होंने शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे रह के अब ये पढ़ाएंगे कि शिक्षक पढ़ाएगा किस विधि से। शिक्षक पढ़ाएगा आदर्शवाद में क्वेश्चन आंसर मेथड से। वो बच्चे के साथ में क्वेश्चन आंसर करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, या फिर उसको लेक्चर देगा, या फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा? स्व अध्याय विधि से भी बच्चा पढ़ेगा, ऐसा आदर्शवाद में कहा गया है। लेकिन प्रकृतिवाद ने क्या कहा है कि शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने जोर डाला। इन्होंने कहा बच्चा सब कुछ करके सीखेगा। मॉन्टेसरी मेथड जो पद्धति पर अभी स्कूल खुले हैं, या फ्रॉबेल प्लेवे मेथड, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। और इन्होंने डायडेटिक अपरेटस इन्होंने क्रिएट करे थे कि बच्चे को विभिन्न रंगों के गोले दे दिए जाएं, वो रंगों के गोले से वो रंग का अंदाजा करे, लंबाई का अंदाजा करे। इन्होंने हर चीज पर करके देखने पर जो है वो अधिक जो है वो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। करिकुलम कैसा होना चाहिए या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अकॉर्डिंग। तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम दो तरह से है कि वो उसकी फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करे, और दूसरा स्पिरिचुअल, उसको आध्यात्म से उसको जोड़े। इस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए आदर्शवाद में। जबकि प्रकृतिवाद में किस तरह का करिकुलम? सेंसरी ट्रेनिंग। सबसे पहले उन्होंने सेंसेस की ट्रेनिंग पर कि छोटे बच्चे को आप मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर ये सब मत पढ़ाइए, आप उसके सिर्फ इंद्रिय उसको ज्ञान दीजिए, वो इंद्रियों से ही हर चीज को समझने का प्रयास करे। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा प्राइमरी स्टेज क्रॉस कर जाए, तब फिर जब वो सेकेंडरी स्टेज पर आए, तब फिर आप उसको जो है वो मैथ, साइंस, बायोलॉजी और इन सब की विषयों की जो है वो ट्रेनिंग दीजिए। नेचुरलिस्टिक जो है वो बच्चे को निगेटिव एजुकेशन देने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जो स्कूल है, अब स्कूल की हम चर्चा कर लेते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए। तो स्कूल, प्रकृतिवाद में स्कूल उस समय ऐसे कुछ स्कूल्स नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। लेकिन प्रकृतिवादियों ने कहा कि कोई एक डेफिनेट जरूरत नहीं है, नेचर के बीच में ही रह करके बच्चा सब कुछ सीख सकता है। ब्रेक द वॉल्स एंड थ्रो द चिल्ड्रन इन द बाउंटी ऑफ द नेचर। स्कूलों को दीवालों की जरूरत नहीं है और बच्चे को प्रकृति के बीच में ही रह करके सीख सकते। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन इसका एक उदाहरण प्रकृतिवादी शिक्षा का है। अब
टीचर अनुशासन के बारे में इन्होंने क्या, या डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा है। इन्होंने प्रभावात्मक डिसिप्लिन मतलब कि बच्चे को बहुत कठोर दंड भी ना दिया जाए और उसको बिल्कुल फ्री भी ना छोड़ा जाए। जबकि प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, मुक्त अनुशासन के वो हैं कि बच्चे को छोड़ दिया जाए और उसके पीछे ना पड़ा जाए, बच्चा अपने आप जो है वो सब कुछ आपको करके दिखाएगा। डिसिप्लिन या फिर डिसाइपल या फिर शिष्य कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादी में उसको उन्होंने एक फाइनाइट पर्सन कहा कि ये एक फाइनाइट पर्सन है, जब हम इसको ठीक तरीके से एजुकेट करेंगे तो वो एक इनफाइनाइट के रूप में डेवलप कर जाएगा। जबकि प्रकृतिवाद में क्या होगा, प्रकृतिवाद में जो शिष्य कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा वो एक लिटिल एनिमल है और इसके साथ साथ में उसको निगेटिव एजुकेशन दी जानी चाहिए। निगेटिव एजुकेशन मतलब क्या है, निगेटिव एजुकेशन कि अगर बच्चे ने शीशा तोड़ दिया है तो आप उसको पढ़ाइए, समझाइए मत, उसको मना मत करिए, उसको डांटिए मारिए मत, अपने आप हवा अंदर आएगी और वो सीख जाएगा। अब अगर इसका क्रिटिसिज्म किया जाए तो क्या किया जाएगा, अब सब कुछ आदर्शवादियों ने आध्यात्म से जोड़ा, जबकि प्रैक्टिकलिटी पे उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। और प्रकृतिवादियों ने जो है वो बच्चे के फिजियोलॉजिकल स्किल्स को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का विकास की। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost when there's nowhere else to go. All I do